पे बैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम से जुड़े सभी सहकारियों को जय भीम। हम सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी और आज का 5th लेक्चर है। तो हम आज का सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बोधिसत्व महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले, राजर्षि साहू जी महाराज, नारायण गुरु, ईवी रामास्वामी पेरियर और साथ ही माता रमाबाई आम्बेडकर और 21वीं सदी के महानायक कांशीराम साहब और बहुजन समाज के महापुरुषों और नारी रत्नों के चरणों में वंदन। हम आज पीबीएस का जो वुमेन्स टीटीसी है उसका आज लास्ट दिन है और इस वुमेन्स पीबीएस की ऑपरेशन को एस्टैब्लिश करने में और स्टार्ट करने में अहम भूमिका रही हेमंत नाहर सिंह सर की। तो हम आज उनको भी आदरांजलि व्यक्त करते हुए आज का हमारा ये सेशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का सब्जेक्ट है PBSP want to become mainstream organization and program of social transformation movement. A created efficient citizens fully awakened with rights, responsibilities and duties. Individual efficiency leads to social efficiency for better citizen, enhancing the social endosmosis of the society, creating need for common interest, interaction, communication, participation, and ensuring sharing to each one. Creating duly enlightened intelligence class, dignified society. One is not born but rather becomes a woman. साइमन डी बोवियर का ये सेंटेंस है। वो एक जो महिलाओं के लिए नारीवादी जो उनके पुस्तक उन्हें लिखे हैं, एक नारीवादी जो मूवमेंट है उससे जुड़े हुए हैं। और उन्होंने कहा कि वन इज नॉट बोर्न, यानी कि जब कोई भी जन्म होता है तो एक एज ए ह्यूमन उसका बर्थ होता है, लेकिन रादर बिकम्स उसके बाद उसको महिला बनाया जाता है, यानी कि हमें उस बाइंडिंग्स में बांधा जाता है, वो ट्रेडिशंस और वो कल्चर फॉलो करने के लिए बाइंड किया जाता है। और जो महिलाओं का एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन जो हमारी डिग्निटी होनी चाहिए, जो हमारे राइट्स होने चाहिए, वो हमें नहीं मिलते। लेकिन हमें वो ट्रेडिशंस फॉलो करने होते हैं, वो बाइंडिंग्स को फॉलो करना होता है और हमारे अधिकारों की जगह सिर्फ जिम्मेदारियां, और वो भी उन बाइंडिंग्स में रह के ही हमें हमारी जिम्मेदारियां निभाने को बाध्य किया जाता है। उसी तरह से एक महिलाओं को एक बेटी का, एक महिलाओं का एक उसी तरह से पालन पोषण किया जाता है, उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो महिलाओं का पूरे विश्व में उसको एक दूसरी जाति माना जाता है, यानी कि फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो पुरुष वर्ग को दिया जाता है, जो एक पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता है। और हम जब इस भारत देश की बात करते हैं, जहाँ पे आज भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास संविधान है, जहाँ पे स्त्रियों को हर एक राइट इक्वल दिए गए हैं, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी हमारी भागीदारी इक्वल होनी चाहिए, फिर भी हम आज भी उन राइट्स को चेरिश नहीं कर पाते, उन राइट्स का यूज नहीं कर पाते अपने लिए, हमारे अधिकार के लिए। और आज भी हम उसी माइंडसेट से, उसी मानसिक गुलामी से, उसी स्लेवरी कल्चर को निभाते हुए अपना जीवन जीते जा रहे हैं। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने भी हमें कहा, अवेक, अराइज एंड एजुकेट, स्मैश ट्रेडिशंस एंड लिबरेट। अवेक यानी कि हमें इस मानसिक गुलामी से निकलना होगा, हमें एनलाइटन होना होगा, जागरूक होना होगा। और अराइज, अपने आप को अवेकन और अराइजन के साथ एजुकेट करना होगा। और वो एजुकेशन सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, लेकिन वो एजुकेशन में सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी हम अवेयर होने चाहिए, हमारे राइट्स के बारे में भी अवेयर होने चाहिए, और हम इंडिविजुअल एफिशिएंसी से सोशल एफिशिएंसी तक पहुंच पाए, ऐसा एजुकेशन होना चाहिए। स्मेश ट्रेडिशंस, जैसे कि हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था, इसमें भी धीमंत प्रतिभा आनंद जी ने बात रखी थी कि वुमेन्स आर डी फैक्टो कस्टोडियन ऑफ ट्रेडिशंस। तो महिलाओं को जो ट्रेडिशंस है उसको कंटिन्यू रखने के लिए और उनको वो कस्टोडियन बनाया गया है, उनको हर एक तरह से उनके ऊपर वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट किया गया है, वो साइको
सोशियो साइकोलॉजी जो एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, वो महिलाओं के माइंडसेट में डाला गया है, और इसी मानसिक गुलामी की वजह से हम बिना सोच विचार किए ये ट्रेडिशंस को फॉलो किए जा रहे हैं और उसके कस्टोडियन बने जा रहे हैं, जो कि हमारे अधिकारों के खिलाफ है, जो हमें एक एज ए ह्यूमन एक्सेप्ट नहीं करते। वो बस हमें एक मानसिक गुलामी की तरफ या दूसरा दर्जे की जो हमारे प्रति मानसिकता है उसको हम बढ़ावा देते जा रहे हैं। लेकिन हमें इन सभी से, इन ट्रेडिशंस को स्मैश कर देना है और लिबरेट होना है, मुक्त होना है, और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की जो हमारे महापुरुषों की लड़ाई है, जो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने जो लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने महिलाओं के लिए जो सांस्कृतिक, जो हमारे कल्चरल राइट्स है, जो हमारे सामाजिक राइट्स है, वो हर एक तरह के जो अधिकार है, वो पॉलिटिकल राइट्स है, वो हमें मिलने चाहिए। और हमें इन सभी ट्रेडिशंस को स्मैश करके लिबरेट होना है और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने डिग्निफाइड लाइफ के लिए लड़ना है, और हमारे जो राइट्स है उसको हमें चेरिश करना है। इस बात के साथ हमारा आज का हम जो टॉपिक है, जिसमें हम देखते हैं कि व्हाई देयर इज द नीड ऑफ पीबीएसपी फॉर एसटीएम, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में पीबीएसपी की नीड क्यों है। जिसमें यहाँ पे आपको एक जो चित्र दिख रहा है, फोटोग्राफ है, समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा। इस चित्र में एक परिस्थिति दी गई है कि जिसमें जो गाड़ा है उसमें चौकोनी वाले चाक हैं, जिससे ये गाड़ा चल नहीं सकेगा। अगर सर्कल चाक हो गए तो ही हम इसको चला सकेंगे। जो आगे एक व्यक्ति है जो मूवमेंट के प्रति निष्ठावान है और वो मूवमेंट को आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन इसमें हम पीछे से देखते हैं कि कुछ लोग इस गाड़े को खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं, वो हम देख नहीं पाते प्रॉपर। तो अगर हमें, और इसमें जो लोग भरे हुए हैं वो भी वजन भी ज्यादा है, लेकिन वो भी कुछ एक्टिव नहीं है। लेकिन हमें बाय दिस प्रोग्राम, पीबीएसपी प्रोग्राम, हमें इन गाड़ों के जो चौकोनी वाले चाक है उसको सर्कल चाक में कन्वर्ट करना होगा। जो एक व्यक्ति इस गाड़े का भार लेके जा रहा है उसमें हम सबको जुड़ के इसको और गतिशील बनाना होगा। और ये लोग, जो लोग गाड़ी को धक्का दे रहे हैं या फिर खींच रहे हैं, उनको भी एफिशिएंट बनाना होगा कि वो सही तरीके से हमारे साथ चलकर सहकार दे पाए। तो ये चौकोनी वाली चाक जो हमारी फुले शाहू और आम्बेडकरी की विचारधारा की जो परिस्थिति है आज की, वो हमें दिखाती है। और इस परिस्थिति से बाहर निकल के कृतिशील होके हम कैसे मूवमेंट को आगे लेके जा सकते हैं, उसके बारे में हमें सोच विचार करना है। और इसीलिए पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को हमें जानना है, समझना है और इसके प्रति कृतिशील और विचारशील होके अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है। प्रोसेस ऑफ पीबीएसपी, सो एन एक्ट रीप अ हैबिट, यानी कि जब हम कोई भी बीज बोते हैं तो उसको एक्ट को हम करते हैं तो वो एक हैबिट क्रिएट करता है, एक हैबिट को जन्म देता है, एक हैबिट हमारे अंदर आता है। एंड सो अ हैबिट, जब हम हैबिट को सो करते हैं, रीप अ कैरेक्टर, तब एक कैरेक्टर तैयार होता है। और सो अ कैरेक्टर रीप अ डेस्टिनी, और जब एक कैरेक्टर तैयार होता है तो एक भविष्य का निर्माण होता है, डेस्टिनी तैयार होता है। तो हैबिट, एक्ट से हैबिट, हैबिट से कैरेक्टर, और कैरेक्टर से हम डेस्टिनी तक जा सकते हैं बाय प्रोसेस ऑफ पीबीएसपी। और ये एक हमारे लिए फ्यूचर के लिए बेटर आउटकम या फ्रूटफुल आउटकम या हम डिग्निफाइड लाइफ की बात कर सकते हैं, वो हम पा सकते हैं। पे बैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं परिचय की, तो ये 25 जुलाई 1998 को पुणे में महानायक कांशीराम साहब के द्वारा इसको फाउंड किया गया, इसका स्टार्ट किया गया। और उनके आदेश और मार्गदर्शन से ही पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम की शुरुआत की गई। महानायक कांशीराम साहब ने धीमंत पी.आर. अम्बेडकर सर को एज अ नेशनल कन्वीनर ऑफ पीबीएसपी डिक्लेयर किया, और मूवमेंट का जड़न गड़न और इसके गाइड के लिए उनका सिलेक्शन हुआ। उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो आगे मूवमेंट को लेके जाए और हमें इसमें सभी को जोड़ के एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को स्ट्रेंथन कर पाए। 15 मार्च 2011 को MKSOT यानी कि महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग का स्थापना किया गया। जॉन डीवे स्टडी सेंटर 20 अक्टूबर 2013 को स्टार्ट किया गया, और फिर उसको रिवाइज किया गया 2020 में। मई 2017 से मार्च 2020 को
इसको रिवाइज किया गया, इसको फिर से स्टार्ट किया गया और 15 मार्च 2020 से इसको एक्शन में लाया गया और पीबीएसपी को फिर से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को और गतिशील करने के लिए और कृतिशील करने के लिए और फुले शाहू अम्बेडकर विचारधारा को बहुजन समाज में लेके जाने के लिए एक रिवाइज किया गया 15 मार्च 2020 से। Definition of PBSP. It is a scientific investment of the payback for freedom, equality, justice, fraternity to establish the Prabuddha Bharat of governance of Ashoka the Great in 21st century. यानी कि पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम द्वारा एक साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है जिसकी वजह से हम फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी हमें मिल सके, इसका निर्माण कर पाए, इसको डेवलप कर पाए और एक प्रबुद्ध भारत का जो पीबीएसपी का एम है प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना, वो हम कर पाए एज पर जो गवर्नेंस ऑफ अशोका, जो महान अशोका के जो शासन है, जो उनकी शासन व्यवस्था है, जो हम समतामूलक समाज की बात करते हैं, कल भी हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया, तो हम उस शासन का फिर से निर्माण करना चाहते हैं और एक 21वीं सदी में जो हमें अधिकार मिले हैं वो अधिकारों को हम उन अधिकारों को हमारे लिए सही दिशा में, सही तरीके से उसको हम यूज कर पाए। तो फॉर फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी के द्वारा हम एक प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना चाहेंगे। क्रिएटिंग एफिशिएंट सिटीजन्स awakened with rights, fully awakened with rights, responsibilities and duties। यानी कि हमें जो सिटीजन्स हैं उनको अवेकन करना है, एनलाइटन करना है विथ राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज। सिर्फ राइट्स ही नहीं, सिर्फ हमें अधिकारों को ही भोगना नहीं है, लेकिन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो सोसाइटी के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारी ड्यूटीज है, उसको भी हमें निभाना है, जो हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया है। एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। एजुकेट यानी कि लर्न एंड टीच, थिंकिंग यानी कि सोच विचार करना सीखो और सिखाओ। जब बहुजन समाज सोच विचार करने वाला बन जाएगा, जब बहुजन समाज अपने विचार कौशल्य में प्रवीण होगा, जब वो अपनी समस्याओं को आइडेंटिफाई करके उसको खुद सॉल्व कर पाएगा और खुद अपने डिसीजन ले पाएगा, तब वो समाज बिकने वाला नहीं बनेगा, वो समाज गुलाम नहीं बनेगा, वो समाज एक शासक जाति बनेगा। वो समाज खुद समाज का इंडिविजुअल व्यक्ति खुद का भी डेवलपमेंट कर पाएगा और सोसाइटी का भी डेवलपमेंट कर पाएगा और वो हर एक तरह की जो ट्रेडिशन, उसका ट्रेडिशनल माइंडसेट है उससे एस्केप करके अपने लिए डिग्निफाइड लाइफ को सर्च कर पाएगा। एजिटेट, लर्न एंड टीच पॉसिबिलिटीज यानी कि संभावना सीखो और सिखाओ। जब तक कहीं भी हम कोई भी कार्य करते हैं जहां हमें पॉसिबिलिटीज नहीं दिखती, तो हम वो कार्य नहीं करते या उस कार्य करने में हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन जब हम पॉसिबिलिटीज को क्रिएट कर पाते हैं, निर्माण कर पाते हैं, जब हम पॉसिबिलिटीज को खड़ी कर पाते हैं, तो हम उस कार्य को पूरे इंटरेस्ट से, पूरे कृतिशील से कर पाते हैं। और जब हम एजिटेट करते हैं, यानी कि जब हम कोई भी अपना कार्य के लिए एजिटेशन करते हैं, तो उस एजिटेशन में जब तक पॉसिबिलिटीज का निर्माण नहीं कर पाएंगे, तब तक हम उसको कृतिशील भी नहीं कर पाएंगे और लोगों को भी हम उसका इंटरेस्ट नहीं जगा पाएंगे। लेकिन जब कोई भी एजिटेशन में पॉसिबिलिटीज नजर आती है, तो सभी लोग जुड़ते भी हैं, समझते भी हैं और अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन भी कर पाते हैं। ऑर्गेनाइज यानी कि लर्न एंड टीच क्रिएटिविटी। हमें सृजनात्मकता सीखनी है और सिखानी है। जो थिंकिंग के माध्यम से हम क्रिएटिव और इनोवेटिव बनते हैं, तो हमारी क्रिएटिविटी हमें सीखनी है और सिखानी है। जब हम कोई भी एजुटेशन करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, हम ऑर्गेनाइज होते हैं। तो जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमें नए नए रास्ते, नई नई क्रिएटिविटी के माध्यम से समाज को समाज के लिए कार्य करना है। या फिर जब हम जाति को भी, जब हम जाति को इकट्ठा करने की बात करते हैं या जाति को डिकास्ट करने की बात करते हैं, तभी भी हमें क्रिएटिव थिंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि क्रिएटिविटी के माध्यम से ही हम इन नए रास्तों को खोज पाएंगे और इन समस्याओं का समाधान भी खोज पाएंगे। एडवर्ड डी बोनो, माइंड गुरु, कि जिन्होंने हमें
जिनके थिंकिंग कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, समझते हैं। आगे भी हमने इसके बारे में सभी टूल्स के बारे में भी जाना। तो एडवर्ड डी बोनो भी कहते हैं कि जो थिंकिंग है वो थिंकिंग के माध्यम से आप अपना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और महान अशोका के शासन में भी जो अनविकसित की विद्या थी, जो एक उनके शासन का आधार था, विचार कौशल्य, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं जो भी मेरे शासन में प्रगति और समृद्धि ला सका हूँ, वो मूलतः लोगों को सोच विचार करने वाला बना के ला सका हूँ। तो एक थिंकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। आज भी 21वीं सदी में भी थिंकिंग और थिंकिंग स्किल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक टूल है। महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्होंने हमें कहा, चैलेंज द कॉन्सेप्ट, लीड टू इनोवेशन एंड रिजोल्व टू क्रिएटिविटी। यानी कि हमें जो कॉन्सेप्ट, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है या जो ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमें गुलाम बना रहे हैं, जो हमारे रेशनैलिटी पे खड़े नहीं उतरते, उन कॉन्सेप्ट को चैलेंज करना है। और उस कॉन्सेप्ट को चैलेंज जब हम करेंगे, जब उस कॉन्सेप्ट को छोड़ेंगे, तब हमें लीड टू इनोवेशन, इनोवेशन को लीड करना है, नया इनोवेशन करना है। समाज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भी हमें इनोवेशन करना होगा। एंड रिजोल्व टू क्रिएटिविटी, हमें क्रिएटिविटी के लिए भी कृत संकल्प होना होगा, जिससे हम क्रिएटिविटी के माध्यम से हमारे कार्य के लिए सही दिशा में एक डिजाइन वे फॉरवर्ड कर पाए। मेजर रोल ऑफ एकेडेमिया एंड जस्टिस ऑपरेशन, जब हम एक बात करते हैं कि हम अवेकन सिटीजन को तैयार करना है, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज, तो इसमें सबसे बड़ा रोल होगा एकेडेमिया ऑपरेशन एंड जस्टिस ऑपरेशन का। एकेडेमिया ऑपरेशन जिसमें जो हमारे प्रोफेसर्स है, स्कॉलर्स है, जो स्टूडेंट्स तक पहुंचते हैं और स्टूडेंट्स को अपना स्टूडेंट्स के बीच जाके अपनी बात रखते, तो जो ये लोग जो एकेडमिशियन है वो एजुकेशन की जो समस्या है उसको समझते हैं, कैसे एजुकेशन सिस्टम को हम डेवलप कर सकते हैं और कैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम अवेकन सिटीजन बना सकते हैं। इन सभी जो कार्य है इसमें एकेडेमिया का सबसे बड़ा रोल होगा, जो एक गाइड कर सकता है पूरे समाज को सही दिशा में। एंड सेकंड, जस्टिस ऑपरेशन, जस्टिस ऑपरेशन के द्वारा जो हमें राइट्स मिले हैं, कैसे हम उन राइट्स को यूज कर सकते हैं, कैसे हम हमारे बहुजन समाज के लोगों को जो शोषण किया जाता है, जो महिलाओं का शोषण किया जाता है, वो कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे उसके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं। इन सभी के लिए भी हमें जस्टिस ऑपरेशन एक सही दिशा में गाइडेंस कर सकता है और एक्शन भी हम ले सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड ऑन अशोका द ग्रेट, यानी कि जो महान अशोका के शासन है, उनकी जो नीति है उसके ऊपर हमारा भारतीय बंधारण उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। द नेशनल एम्बलम इज एन एडेप्टेशन ऑफ द लायन कैपिटल ऑफ अशोका द ग्रेट, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है वो महान अशोका के जो शासन है, उनके शासन के द्वारा जो हमें दिया गया है, लायन कैपिटल ऑफ अशोका द ग्रेट, जो सिंह के जो स्तंभ, हम अशोक स्तंभ का जो ऊपर का जो है वो हमने एज ए नेशनल एम्बलम लिया है। आर वी एफिशिएंट सिटीजन फुली अवेकन्ड विथ राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज, क्या हम एफिशिएंट सिटीजन है, क्या हम एक नागरिक ऐसे हैं जो फुल्ली अवेकन हो अपने राइट्स के लिए, अधिकारों के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए और अपनी ड्यूटीज के लिए। Is there individual efficiency in बहुजन समाज which leads to social efficiency for better citizen? क्या बहुजन समाज में बहुजन जो है वो इंडिविजुअल इतने एफिशिएंस है कि जो सोशल एफिशिएंसी के माध्यम से एक बेटर सिटीजन बन पाए या सोशल एफिशिएंसी को क्रिएट कर पाए एक बेटर सिटीजन बनने के लिए? ये भी हमारे पास एक सवाल है। इसके लिए हमें क्या करना है? पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में हमें एक एक्शन प्रोग्राम दिया है टू रीएस्टैब्लिश इनकलकेट अफ्रेश the superiority of Indian Constitution in the mind of Indian citizens. It became our deliberate bounden duty and responsibilities to propagate the prime superiority of Constitution of India over the other laws and ethics in the name of religion.
हमें रीएस्टैब्लिश एंड इनकलकेट करना है सुपीरियरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज भी आज़ादी के इतने साल बाद भी हम भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए, क्योंकि जो सामाजिक और आर्थिक असमानता है जिसके बारे में हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भी हमें जिसकी तरफ हमारा ध्यान उन्होंने केंद्रित किया था कि हमें जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं आएगी तब तक हम पूरी तरह से भारतीय संविधान को लागू नहीं कर पाएंगे। और आज भी क्योंकि हम अवेकन सिटीजन नहीं है, हम हमारे राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटी के प्रति जागरूक नहीं है, इसीलिए हम भारतीय संविधान की सुपीरियरिटी को लागू नहीं कर पाए हैं। आज भी हम उसी ट्रेडिशनल माइंडसेट, उसी स्लेवरी कल्चर में अपना जीवन जी रहे हैं और उस सिस्टम के विक्टिम बने हुए हैं। तो हमें इंडियन सिटीजन के माइंड में सुपीरियरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रीएस्टैब्लिश करना होगा, इनकलकेट करना होगा। और ये हमारी एक डेलिबरेटली बाउंडन ड्यूटी, यानी कि जानबूझकर हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है कि हम ये सुपीरियरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इनकलकेट करें, उसको डेवलप करें। और जो अदर लॉज है या कोई भी रिलीजन के नाम पे जो एथिक्स है, जो लॉज है, उसको ना मान के सुपीरियर हमारा जो भारतीय बंधारण है उसको अगर हम इम्पोर्टेंस दे तो हम एक डिग्निफाइड सोसाइटी का भी निर्माण कर सकते हैं। Hence, to initiate a successful campaign to present or to give the dialogue on the Constitution of India to administrative, religious, social, political, and cultural authorities of districts, states, and center of India, and awaken and enlighten people, the citizens of India। यानी कि हमें अगर लोगों में ये अवेयरनेस लानी है भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, तो हमें एक सक्सेसफुल कैंपेन करना होगा एक्टिव इनिशिएट, जिसमें हम जो भी कोई भी हमारे आसपास कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव्स है या कोई भी रिलीजियस पॉलिटिकल जो भी व्यक्ति जो हमारे संपर्क में आते हैं उनको हमें अवेकन करना है, एनलाइटन करना है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गिफ्ट में देना है। और साथ ही इस भावना को उनके सामने हमें दिखाना है कि फिर से हमें इस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो हमें मूल्य दिए गए हैं उसको डेवलप करना है और इंडिया में, पूरे इंडिया में उसका इम्पोर्टेंस लोगों तक पहुंचाना है। और इस तरह से हम कहीं भी हमें जब मौका मिले तब हम इसको एज अ गिफ्ट भी दे सकते हैं डिग्निटरीज को, और साथ ही जहां हमें मौका मिले वहां हम हर एक व्यक्ति को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सुपीरियोरिटी, उसके वैल्यूज के बारे में और कैसे वो हमारे लिए हमें एक डिग्निफाइड लाइफ दे सकते हैं। हमें अगर सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपना लाइफ जीना है तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है, क्योंकि इसका सोर्स है वी द पीपल ऑफ इंडिया। द लॉ ऑफ लैंड इज सुपीरियर टू ऑल, यानी कि जो हमारा कानून है या जो भारतीय संविधान के द्वारा जो हमें अधिकार, जो मूल्य दिए गए हैं, वो जिसका हम प्रियम्बल से अगर स्टार्ट करें तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत देश के लोग हैं वही इस भारतीय संविधान के सोर्स है। और उनको ये सभी अधिकारों को चेरिश करना है, इन सभी जिम्मेदारियों को, ड्यूटीज को भी एक अवेकन सिटीजन के बन के उसको निभाना है। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, PBSP want to create opportunity for all, 4 steps of education to make creative individuals। तो ये 4 step of education क्या है? लिबरेट, लिटरेट, एजुकेटेड, कल्चर्ड एंड क्रिएटिव। लिटरेट यानी कि वो व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता है, जिसको हम साक्षर भी बोल सकते हैं, जिनका प्राइमरी एजुकेशन हुआ होता है। एजुकेटेड यानी कि जिनके पास एजुकेशनल जो डिग्रीज हैं। और कल्चर्ड यानी कि जो उनके पास डिग्रीज है और वो उन डिग्रीज का उपयोग अपना प्रोफेशन या जॉब के लिए करते हैं। एंड क्रिएटिव, जो क्रिएटिव यानी कि जो जिनका एजुकेशन हुआ है अच्छे से, जो अपने एजुकेशन के माध्यम से अपनी आजीविका भी कमाते हैं, अपना जॉब प्रोफेशन एफिशिएंटली करते हैं, और उसके साथ वो क्रिएटिव माइंडसेट है
जो अपना खुद का भी डेवलपमेंट करते हैं, खुद को भी एफिशिएंट बनाते हैं, और वो समाज में भी एक क्रिएटिविटी के साथ अपना योगदान देते हैं, समाज के लिए भी कृतिशील रहते हैं, जिसको हम फोर्थ स्टेप ऑफ एजुकेशन का कहते हैं क्रिएटिव। लेकिन हम बहुजन समाज में बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये फोर्थ स्टेप तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज में बहुत ही कम परसेंटेज, बहुजन समाज के बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेते हैं एजुकेशन में, या फिर फॉरेन एजुकेशन भी बहुत कम स्टूडेंट्स को मिल पाता है। मोस्टली हमारे जो बहुजन समाज के स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएशन तक ही उनकी पढ़ाई रहती है, क्योंकि वो जो उनकी हर एक तरह की जो आर्थिक समस्या है या फिर जो अवेयरनेस नहीं है स्टूडेंट्स में, इस वजह से, क्योंकि जब तक पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन में नहीं जाएंगे तब तक वो अपने अंदर रिसर्च एटीट्यूड डेवलप नहीं कर पाएंगे। जो हम बात करते हैं साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड डेवलप करने की, वो पोस्ट ग्रेजुएशन में होता है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके स्टूडेंट्स को एज अ रिसर्चर डेवलप किया जाता है, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है और उनको तैयार किया जाता है। तो इसीलिए, और फॉरेन एजुकेशन जब हम बाहर जाते हैं तो हम बाहर के कल्चर को भी जानते समझते हैं, वहाँ के भी नीति नियम्स को जानते हैं, लोगों के वैल्यूज को जानते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें अवेयर बनाता है। तो इस तरह से हमारे स्टूडेंट्स को आज भी बहुत बड़े परसेंटेज ऑफ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन एजुकेशन तो 0% ही हम बोल सकते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स लेते हैं। तो हमें बहुजन समाज के स्टूडेंट्स को और अवेयर करना है, और साथ ही हमारे जो इंडिविजुअल जो पर्सनालिटीज है उनको क्रिएटिव स्टेज तक ले जा सके, उस तरह से एफिशिएंट बनाना है, जिससे वो समाज में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में अपना योगदान दे पाए। The most definitely and sincerely it is held that education is a development within, by and for experience. The more important it is that there shall be clear conception of what is experience. यानी कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन के द्वारा एजुकेशन में हम डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, जब वो डेवलपमेंट बाय द एक्सपीरियंस, फॉर द एक्सपीरियंस एंड विद इन द एक्सपीरियंस किया गया हो। ऐसा एजुकेशन जो अनुभव के आधार पर हो। हमने आगे भी अनुभव डिटेल में पढ़ा, जो एक्टिव प्लस पैसिव की हमने बात की, आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो लेकिन ये तब जब हमें वो क्लियर कॉन्सेप्शन होगा कि एक्सपीरियंस क्या है, हमें वो वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलने चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन सिस्टम का एक एम होना चाहिए कि स्टूडेंट्स के लिए समृद्ध अनुभवों का निर्माण करना, जिससे वो जब एजुकेशन कंप्लीट हो तो उन अनुभवों को रिकंस्ट्रक्ट करके खुद को भी रिकंस्ट्रक्ट कर पाए और अपना वर्क एफिशिएंटली कर पाए। The education system is a scientific method in development of the possibilities of growing, expanding experiences. यानी कि एजुकेशन सिस्टम द्वारा एक साइंटिफिक मेथड डेवलप होनी चाहिए जो एक्सपीरियंस को ग्रो कर पाए, और जो पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रोइंग एक्सपांडिंग एक्सपीरियंस, यानी कि उन पॉसिबिलिटीज का निर्माण कर पाए जो एक ग्रोइंग एंड एक्सपांडिंग एक्सपीरियंस को दे पाए स्टूडेंट्स को। Not perfection as a final goal, but the ever-enduring process of perfecting, maturing, refining, improving is the main aim in living. यानी कि परफेक्शन फाइनल गोल नहीं होना चाहिए एजुकेशन का, लेकिन जब हम निरंतर अनुभवों को पाते हैं तो निरंतर हमारे अंदर एक प्रोसेस जो हम लाइफ में देखते हैं कि एवर एंड्योरिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहती है, कि जिसमें हम परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं। हर एक अनुभव के द्वारा हम मोर इम्प्रूव होते हैं, मेच्योर होते हैं, रिफाइन होते हैं, इम्प्रूव होते हैं। तो ये एक एवर एंड्योरिंग प्रोसेस है जो हम डिस्कस किया था टॉपिक भी कि लाइफ इज अ सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस, यानी कि हम अनुभव के निरंतर जो हमें अनुभव मिलते हैं उसके द्वारा हम परफेक्ट, मेच्योर, इम्प्रूव और रिफाइन होते जाते हैं, और यही एक लिविंग का मेन एम होना चाहिए। The aim of education is not fulfilled by current education system because जो एजुकेशन का एम है वो करंट एजुकेशन सिस्टम के द्वारा फुलफिल नहीं हो पा रहा, क्योंकि
लिमिटेड टू रिजल्ट ओनली डिस्ट्रॉय क्रिएटिविटी, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ रिजल्ट के आधार पर लिमिटेड है। सिर्फ हम रिजल्ट के आधार पर ही मूल्यांकन करते हैं। स्टूडेंट्स भी सिर्फ इसीलिए उनका एजुकेशन लेते हैं कि उनको रिजल्ट में, मार्कशीट में इतने परसेंटेज चाहिए, लेकिन वो रिजल्ट से ऊपर जाके वो समृद्ध अनुभव का निर्माण एजुकेशन सिस्टम उनको नहीं दे पाता। स्किल्ड जो भी उनका फैकल्टी है उसमें एक स्किल उनको नहीं दे पा रहा, और स्टूडेंट्स में समाज के प्रति जवाबदेही और जो सेंसिटिविटी है उसका भी निर्माण नहीं कर पा रहा है, जो स्टूडेंट्स में विजन की कमी लाता है। स्टूडेंट्स इससे एक विजनरी व्यक्ति, पर्सनालिटी नहीं बन पाते, और इसीलिए वो उनके अंदर सिर्फ रिजल्ट में लिमिटेड होने के कारण एक क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय करता है। लैक ऑफ सोसाइटी कंटेंट डिस्ट्रॉय कोऑपरेशन, यानी कि जो कंटेंट होता है सोसाइटी से रिलेटेड उसका लेकिंग होता है। हम कहीं भी एजुकेशन सिस्टम में जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके बारे में कंटेंट नहीं होता, जो सहकारिता को डिस्ट्रॉय करता है। स्कैटर्स द सोसाइटी डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी, यानी कि अलग अलग ग्रुप में सोसाइटी को बांटता है, जो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करता है। क्योंकि आज भी सही मायने में हम लोगों ने ना डेमोक्रेसी को जाना है, ना जिया है, और हम समझते भी नहीं कि रियल मायने में डेमोक्रेसी क्या है। आज भी हमारे लिए एक कल्पना का माध्यम है कि डेमोक्रेसी, लेकिन रियल मायने में हम डेमोक्रेसी को आज भी जी नहीं पा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। कोट्स ऑफ प्रोफेसर जॉन डीवे, जिसमें उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, यानी कि एजुकेशन सिर्फ जीवन के लिए तैयारी नहीं है, लेकिन हमारा जीवन है वही एजुकेशन है। जो जीवन में हमें निरंतर अनुभव होते हैं वही हमें, हर एक अनुभव से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर एक व्यक्ति से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इट इज़ एजुकेशन इज अ लाइफ इटसेल्फ। कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भी हमें कहा कि जो कल्टिवेशन ऑफ माइंड है वही हमारा अल्टीमेट एम होना चाहिए एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, कि हम माइंड को कल्टिवेट करें बाय अवर थिंकिंग, बाय अवर क्रिएटिविटी, बाय अवर इनोवेशन, बाय द एजुकेशन। और वो जो क्रिएटिव माइंड सेट है वो हमें एजुकेशन देना चाहिए। एजुकेशन इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी कि एक एजुकेशन है वो अनुभव को रिकंस्ट्रक्ट करने का एक प्रोसेस है। एजुकेशन इज इक्वल टू नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस प्लस थिंकिंग। माइंड गुरु एडवर्ड डी बोनो ने ये डेफिनेशन दिया है, एजुकेशन इज इक्वल टू नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस प्लस थिंकिंग, यानी कि एजुकेशन के माध्यम से हमारे पास नॉलेज आता है, कुछ इंफॉर्मेशन आती है, इंटेलिजेंस आती है, बुद्धिमत्ता आती है, लेकिन जब तक उसके साथ थिंकिंग ऐड नहीं होता, क्योंकि हम आज की हमारी जो एजुकेशन सिस्टम में कहीं भी सोच विचार करना सिखाया नहीं जाता। लेकिन अगर एजुकेशन सिस्टम में थिंकिंग सिखाया जाता होता, थिंकिंग स्किल में प्रवीण समाज स्टूडेंट्स का निर्माण किया जाता, तो ये एजुकेशन कंप्लीट हो सकता था। तो इसीलिए जब तक वो थिंकिंग हमारे एजुकेशन नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस में थिंकिंग ऐड नहीं होता, तब तक उस एजुकेशन को कंप्लीट नहीं माना जाता। Definition by PBSP: Education is a process of development of the experience, by the experience and for the experience, यानी कि एक एजुकेशन प्रोसेस है डेवलपमेंट की, जिसमें वो डेवलपमेंट अनुभव के द्वारा, अनुभव के माध्यम से किया जाता है। जब हम अनुभव कोई भी चीज़ का लेते हैं, कोई भी एक्शन वो हम अनुभव करके लेते हैं, तो वो हमें ज़्यादा याद रहता है, या ज़्यादा इफेक्टिवली या एफिशिएंटली हम उस कार्य को समझ सकते हैं और कर सकते हैं। The education is the gateway to opportunity and the foundation of the knowledge-based, innovation-driven economy as well as society, यानी कि एजुकेशन एक गेटवे है, एक रास्ता है जो अपॉर्चुनिटी एंड जो क्रिएट करता है, एक देता है अपॉर्चुनिटी एंड फाउंडेशन करता है एक नॉलेज बेस्ड इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी, यानी कि इस तरह का नॉलेज देता है, इस तरह के अनुभव का निर्माण करता है कि जो इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी, यानी कि जो अपने इनोवेशन के माध्यम से इकोनॉमी को भी डेवलप करे और साथ ही साथ सोसाइटी को भी डेवलप करे, यानी कि नए नए आइडियाज़, नई नई क्रिएटिविटी, और उस क्रिएटिविटी के माध्यम से जब वो इनोवेशन करते हैं और नए नई खोज करते हैं,
तो वो इकोनॉमी को भी मेंटेन करते हैं या डेवलप करते हैं, और एज वेल एज सोसाइटी को भी डेवलप करते हैं। प्रिपेयर द सिटीजन टू मैच compete more efficiently in global space, not only in India but also for matching the world citizen। यानी कि इस तरह से सिटीजन को तैयार करता है कि जिससे वो ग्लोबल स्पेस में इंटरनेशनल लेवल पर जाके compete कर पाए, वहाँ के सिटीजन्स को मैच कर पाए, जो वर्ल्ड सिटीजन है उससे मैच कर पाए। उस तरह का एजुकेशन स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। Create and improve an environment in which the citizens' mind can be expanded for the well-being of humanity at large। यानी कि वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट एंड इम्प्रूव करना चाहिए जो सिटीजन्स के माइंड को एक्सपांड कर पाए, आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो थिंक कर पाए, सोच विचार कर पाए, और इस तरह से एक्सपांड करना है कि सिर्फ अपना इंडिविजुअल डेवलपमेंट नहीं, लेकिन वेलबींग ऑफ ह्यूमैनिटी एट लार्ज, यानी कि मानवता के प्रति उनका थिंकिंग होना चाहिए, उनका आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होना चाहिए, अपना माइंड उनका उस तरह से कल्टीवेट होना चाहिए जो मानवता को प्रेरणा दे, ह्यूमन जो वैल्यूज है उसको समझे। एनहेंसिंग द सोशल एंडोस्मोसिस ऑफ द सोसाइटी। जब हम सोशल एंडोस्मोसिस की बात करते हैं तो वो कैसे हम कर सकते हैं? वेरिड एंड फ्री पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट विथ अदर मोड्स ऑफ एसोसिएशन। सोशल एंडोस्मोसिस कब हो सकता है? जब हमें मिलेंगे वो वेरिड एंड फ्री पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट विथ अदर्स मोड्स ऑफ एसोसिएशन, यानी कि वो हमें कॉन्टेक्ट मिलने चाहिए जहाँ पे जाके हम लोगों से एसोसिएट कर पाए, लोगों से मिल सकते हैं, जहाँ पे जाके पहले हम क्योंकि टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, बहुत सारे हमारे पास फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, तो इसीलिए जो लोग ग्रुप में बंधे थे तो एक ग्रुप का जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुआ है, कुछ क्रांति हुआ है, कुछ सुधार हुआ है, तो वो दूसरे ग्रुप तक नहीं पहुंचता था। लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे ऐसे मोड हैं, और हमें ऐसे और भी वेरी इन फ्री पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्रिएट करने होंगे कि जहाँ पे जाके हम एसोसिएट कर पाए, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे पाए, एक दूसरे के बारे में जान पाए, हम डेवलपमेंट के बारे में, नए कुछ इनोवेशन के बारे में भी एक दूसरे से डिस्कस करें, सोसाइटी के इश्यूज है उसको डिस्कस करें, और उस इश्यूज का क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसको भी अगर हम डिस्कस कर पाए, तो उसके लिए हमें वेरिड एंड फ्री पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट चाहिए, जहाँ पे लोग एक्टिव जुड़ पाए, एसोसिएट हो पाए और डिस्कस कर पाए। अगर हम देखें तो अभी जो हमारा डिस्कशन हो रहा है या पीबीएसपी के माध्यम से एक ये पॉसिबिलिटी क्रिएट की गई है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है, जहाँ पे हम सब लोग एसोसिएट होके कुछ इन्फॉर्मेशन का, कुछ विचारों का, कुछ कॉन्सेप्ट का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को जानने और समझने की कोशिश करते हैं, और अपनी इंडिविजुअल एफिशिएंसी के साथ साथ हम सब एसोसिएट होकर एक सोशल एफिशिएंसी भी क्रिएट करने में सक्षम होते हैं। तो सोशल एंडोस्मोसिस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का एक सबसे महत्वपूर्ण अपना जो रोल है वो प्ले करता है। There must be social endosmosis. This is fraternity which is only another name of democracy। यानी कि जब सोशल एंडोस्मोसिस होता है तो हमारे अंदर फ्रेटर्निटी, वो भाईचारे की जो भावना है, जो एक दूसरे के प्रति मान सम्मान की भावना है, एक दूसरे को समझने की जो हमारे अंदर जो भावना है वो खड़ी होती है, क्रिएट होती है या डेवलप होती है, जो एक दूसरा नाम डेमोक्रेसी का है, क्योंकि वही हमें डेमोक्रेसी देता है। जब हम एक दूसरे को मान सम्मान देते हैं, एक दूसरे के विचार को सोचने और समझने की क्षमता रखते हैं और डिस्कस करते हैं, एक डेमोक्रेसी का एक अनदर नेम है। डीकास्ट, the process of development of opening of the enclosed mindset or the individuality towards associate life which leads to annihilation of caste। यानी कि जब हमें कास्ट को डिकास्ट करना है या एनाहिलेट करना है तो हमें उस प्रोसेस को डेवलप करना होगा, जो एनक्लोज्ड माइंडसेट है उसको वो एनक्लोज्ड माइंडसेट से बाहर निकल के आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करें, वो अपने ट्रेडिशनल माइंडसेट से एस्केप करके सर्च कर पाए डिग्निफाइड लाइफ और एसोसिएट लाइफ। तो उसके लिए एनक्लोज्ड माइंडसेट को उनको छोड़ के अपना इंडिविजुअल जो इंडिविजुअलिटी से एसोसिएट लाइफ तक उसको प्रोसेस को डेवलप करना होगा, जो एनाहिलेशन ऑफ कास्ट को
लीड करेगा, जो हमें एनालिसिस ऑफ कास्ट की तरफ लेके जाएगा। थिंकिंग स्किल की जो हमने डिस्कस की कि एक ऑपरेसिव स्किल है। ऑपरेसिव इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू ग्रो, टू सेल्फ रेगुलेट एंड टू लीड अदर पीपल टू बिकम सक्सेसफुल। यानी कि एक ऑपरेसिव स्किल है जो हमारी बुद्धिमत्ता के माध्यम से हमारे अनुभव के ऊपर कोई एक पर्पस के लिए हम करते हैं, जिससे हम एक शल्य चिकित्सा भी कहते हैं थिंकिंग स्किल। और इस ऑपरेशन करने के लिए हम डिफरेंट टूल्स को भी यूज़ करते हैं, जो टूल्स के माध्यम से हम एफिशिएंटली कोई भी हमारा एक्शन प्लानिंग डिसीजन या कोई भी पर्पस होगा उसको हम इवेल्युएट कर पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे, और प्लस इसका सही आउटकम भी आ पाएगा। तो इसमें हम इंटेलिजेंस से यानी कि बुद्धिमत्ता, एक्सपीरियंस यानी कि एक्शन प्लस कॉन्सिक्वेंस, जो हमारा कोई भी एक्शन है जब तक उसका परिणाम नहीं आता तब तक वो अनुभव कंप्लीट नहीं होता, और वो अनुभव हमारे लिए वैल्यूएबल तब रहेगा जब उसका पॉजिटिव आउटकम आएगा और उसमें हम हमारे जो आगे के अनुभव है उससे बेटर इम्प्रूवमेंट कर पाए, उसको और परफेक्ट और मेच्योर कर पाए, और हमारे एक समृद्ध अनुभव जब वो होगा और हमें जो आउटकम चाहिए वो हम मिलेगा। तो एक्शन प्लस कॉन्सिक्वेंस, जब एक्शन के साथ कृति के साथ हमें परिणाम मिलेगा उसको हम अनुभव कहेंगे, और वो अनुभव धीरे धीरे हम जब हम उन अनुभवों को निरंतर पाएंगे तो वो हमारे लिए एक वैल्यूएबल अनुभवों का निर्माण करेंगे, डेवलप करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे हमारे अंदर। एंड पर्पस यानी कि कोई भी हमारा जो पर्पस या ऑब्जेक्टिव होगा उसके लिए उस पर्पस को कैसे हमें फुलफिल करना है या कैसे उस पर्पस के साथ डील करके अपना आउटकम जो हमें चाहिए कॉन्सिक्वेंस वो कैसे पाना है, तो उसके लिए थिंकिंग स्किल को हमें यूज करना होगा, जो बुद्धिमत्ता के द्वारा हमारा अनुभव के ऊपर एक शल्य चिकित्सा करता है हमारे एक पर्पस के लिए। आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी कि मैं सोच सकता हूँ इसीलिए मैं ये कर सकता हूँ। तो हमें थिंकिंग क्यों करना है? हमें थिंकिंग करना है एनालाइज द पास्ट एंड डिजाइन द फ्यूचर। हमें पास्ट को एनालाइज करना है, इमेंसिपेट करना है उन सभी ट्रेडिशनल माइंडसेट से या उन सभी उस तरह के थिंकिंग से या उस तरह के जो हमारा इनबॉक्स थिंकिंग है या इंटेलेक्चुअल ट्रैप में हम जो फंसे हैं अनथिंकिंगनेस से, उससे हमें इमेंसिपेट करना है, उससे हमें मुक्त होना है। उससे मुक्त होकर जो हमें डिज़ाइन वे फॉरवर्ड, हमें जो आगे जाने के लिए एक डिज़ाइन किया है वे, उस डिज़ाइन वे फॉरवर्ड को ध्यान में लेते हुए हमें एक समाज का रिकंस्ट्रक्ट करना है, खुद का भी रिकंस्ट्रक्ट करना है और समाज का भी रिकंस्ट्रक्ट करना है। यानी कि एनालाइज द पास्ट एंड डिजाइन द फ्यूचर, emancipate from unthinkingness and reconstruct the dignified society। और जिसके लिए हमें थिंकिंग की ज़रूरत होगी, जो थिंकिंग स्किल के जो टूल्स हैं कि जिसके माध्यम से हम एफिशिएंटली अपना एक्शन प्लानिंग और जो डिसीजन होगा उसको फुलफिल कर पाएंगे या फिर सही समय पर हमें सही परिणाम मिलेंगे। तो इसके लिए हमें थिंकिंग स्किल के टूल्स यूज करने हैं। जब हम ऑपरेसिव स्किल करेंगे, जब अनुभव के ऊपर शल्य चिकित्सा करेंगे तो हम डिफरेंट टूल्स का यूज करेंगे। जैसे कि कोई भी व्यक्ति, हम कारपेंटर का एग्जांपल लेते हैं कि जो कटिंग फिटिंग या कुछ भी वर्क करता है तो उसके लिए वो अपने अलग अलग टूल्स का यूज करता है। अगर कोई पेंटर है, कोई व्यक्ति पेंटिंग करता है तो उसके लिए अपने अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं, टूल्स होते हैं, ब्रश होता है, कलर्स होते हैं, तो वो अलग अलग टूल्स का यूज़ करते हैं अपना पेंटिंग बनाने के लिए। उसी तरह से थिंकिंग स्किल को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए हम इन टूल्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि कंसिडर और फैक्टर, यानी कि हमारा कोई भी एक्शन या प्लानिंग के लिए जो भी फैक्टर्स इम्पोर्टेंट है उसको हमें कंसिडर करना है। एजीओ जो एम गोल एंड ऑब्जेक्टिव है उसको समझना है। जैसे कि एम एक जनरल डायरेक्शन है, गोल एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, एंड ऑब्जेक्टिव रोड मैप ऑफ हमारा जो गोल और ऑब्जेक्टिव है उसका एक रोड मैप तैयार करता है। फर्स्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी, यानी कि हमारी प्रायोरिटीज यानी कि सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस समय उस एक्शन और उस डिसीजन के लिए फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है, उस प्रायोरिटी को सिलेक्ट करके अपना डिसीजन या एक्शन लेना है। अल्टरनेटिव्स, पॉसिबिलिटीज एंड चॉइसेस, यानी कि हमेशा हर एक बार जब हम डेलिब्रेट एफर्ट्स करते हैं तो उसके अल्टरनेटिव्स भी मिलते हैं, पॉसिबिलिटीज भी मिलती है और हम उससे चॉइसेस भी कर सकते हैं।
तो हमें वो अल्टरनेटिव्स एंड पॉसिबिलिटीज़ को जनरेट करना होगा, एक लिस्ट बनाना होगा, और फिर उसमें से हमें, जब हम डेलिब्रेट एफर्ट करेंगे, जब हमारे सामने जो अल्टरनेटिव होगा उसको ही हम एक्सेप्ट ना करने की बजाय और अल्टरनेटिव्स और पॉसिबिलिटीज़ को सोचने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक बेटर अल्टरनेटिव्स एंड पॉसिबिलिटीज़ मिल सकता है। तो ये भी एपीसी टूल है। पीएमआई यानी कि प्लस माइनस एंड इंटरेस्टिंग। हम हमारा माइंडसेट भी दो ही तरीके से देखते हैं, प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन इन दोनों माइंडसेट से बाहर निकल के हमें कुछ इंटरेस्टिंग भी देखना है, जो थर्ड डायमेंशन देखना है कि इसमें काम का है, नहीं काम का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, प्लस है, माइनस है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग भी कुछ हो सकता है। तो इंटरेस्टिंग क्या है वो देखना है, जो हमें जो एक एक्सप्लोर कर पाएंगे हम उस हमारे डिसीजन को, एक्शन को, और इवेल्युएट भी कर पाएंगे पीएमआई के माध्यम से। और एक इनोवेशन या क्रिएटिव भी हमारा माइंडसेट होगा जब हम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स की तरफ भी देखने की कोशिश करेंगे, या हम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को जान सकेंगे। तो ये है पीएमआई, प्लस माइनस एंड इंटरेस्टिंग। ओपीवी यानी कि अदर पीपल्स व्यू। जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हमें अन्य व्यक्तियों के भी व्यूज़ लेने चाहिए, जिसके लिए हमारे अंदर भी वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम दूसरों के व्यू को समझ पाए और हमारा जो व्यू है वो भी उनको समझा पाए, और जो हमें व्यूज़ मिले हैं उसमें से भी हम वो इक्वालिटी क्या है, डिफरेंस क्या है, उसको भी जान पाए, समझ पाए, और उनके व्यूज़ से हम एग्री हो या डिसएग्री हो, हमें उन व्यूज़ को जानना और समझना है, और ओपीवी के माध्यम से हम हमारे डिसीजन को और बेटर ले सकते हैं। तो ये है ओपीवी टूल। CNS यानी कि कॉन्सिक्वेंस एंड सीक्वल, यानी कि जो भी कोई भी हमारा एक्शन या डिसीजन होगा जो फ्यूचर में उसका हमें कोई भी आउटकम मिलेगा, तो उसको हमें कितने टाइम में अचीव करना है, जो टाइम स्केल डिसाइड करना है कि इमीडिएट हमारा कॉन्सिक्वेंस क्या मिलेगा इस एक्शन से, हमारा शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मीडियम टर्म क्या होगा, एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो ये CNS टूल हमें एक्सप्लेन कर पाएगा। तो ये हमारे सभी थिंकिंग स्किल के टूल्स है। जो हमारा डी टॉपिक है, तो उसमें इट शुड बी मोबाइल, शुड बी फुल ऑफ चैनल आइज फॉर कन्वेइंग अ चेंज टेकिंग प्लेस इन वन पार्ट टू अदर पार्ट्स। यानी कि मोबाइल यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच पाना या पहुंचाना। शुड बी फुल ऑफ चैनल आइज यानी कि वो हमारे पास एक चैनल होना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी एक जगह पर चेंज हुआ है, कोई भी परिवर्तन हुआ है, कोई भी डेवलपमेंट हुआ है, वो दूसरे हिस्से में पहुंच पाए, वन पार्ट टू अदर पार्ट पहुंचा पाए। यानी कि बाय जो हम इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन की जो हम बात करते हैं, एंश्योरिंग शेयरिंग टू ईच वन, तो ये तब होगा जब हम एक जगह से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक उस चेंज को कन्वे कर पाएंगे, उस परिवर्तन को, उस डेवलपमेंट को दूसरे जगह पर, दूसरे ग्रुप तक वो पहुंचा पाएंगे। There should be many interest consciously communicated and shared। यानी कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं और शेयर करते हैं, तब हम ये हमारा एक इंटरेस्ट भी होना चाहिए, और हमें और अवेयर भी करता है और अवेकन भी करता है। कोऑपरेटिव वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, जो हमें आगे कोऑपरेशन सब्जेक्ट में वैल्यूज एंड एथिक्स, जो 7 प्रिंसिपल्स डिराइव्ड बाय कोऑपरेशन है, वो भी देखा, जिसमें हमने इक्वालिटी देखा, इक्विटी देखा, फिर ऑनेस्टी देखा, सेल्फ हेल्प देखा, और इन 7 प्रिंसिपल्स में अभी जो न्यू डेवलपमेंट है उसमें भी एक और प्रिंसिपल ऐड होने जा रहा है, तो उसको भी हमें जानना है कि कोऑपरेशन का और क्या एक वैल्यू उसमें ऐड होने वाला है। तो ये है कोऑपरेटिव वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स को भी हमें जानना होगा और कम्युनिकेट करना होगा और लोगों में डेवलप करना होगा। और जो खास अभी हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसमें भी कोऑपरेशन एक अलग से मिनिस्ट्री को शुरू किया गया है, उसका डेवलपमेंट किया गया है, तो ये भी हमारे लिए एक जानना ज़रूरी है। कॉमन पोजीशन, एक कॉमन पोजीशन होना चाहिए, यानी कि जो हमने जॉन डीवे का जब लेक्चर था तब हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेट करना, शेयरिंग ऑफ जो हमारा जो एक्सपीरियंस होगा, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, उसके माध्यम से हम लोगों तक वो जब बात कम्युनिकेट करते हैं
और वो जब एक दूसरे तक पहुंचती है तो ये पहुंचते पहुंचते एक कॉमन पोजीशन बनता है। तो उस तरह से कॉमन पोजीशन क्रिएट करना होगा जो एसोसिएट लाइफ का एक आउटकम हो सकता है। तो ये क्या होगा कि जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं पीबीएसपी, एमकेएसओटी, ब्रांचेस ऑफ जॉन डीवे, एमकेएसओटी की ब्रांचेस, जॉन डीवे स्टडी सेंटर्स और जो यूनिवर्सिटीज़ है उनका हम निर्माण करके एक कॉमन पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और एक एसोसिएट लाइफ या सोशल एफिशिएंसी है उसको भी हम क्रिएट कर सकेंगे। जो क्रिएटिंग इंटेलिजेंस क्लास एंड डिग्निफाइड सोसाइटी, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो जिसमें ओपन माइंडेडनेस होना चाहिए। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए फॉर जब हम इंटेलिजेंस क्लास से डिग्निफाइड सोसाइटी तक हमें पहुंचना है? तो ये क्वालिटीज है ओपन माइंडेडनेस, यानी कि हम ओपन माइंडेड होना चाहिए। हमें उन सभी धारणाओं से, उन सभी मानसिक गुलामी से मुक्त होके सभी के विचारों को सुनना होगा, समझना होगा, सभी को जानना और समझना होगा और सभी को ओपन माइंडेड के साथ स्वीकार करना होगा। किसी भी तरह के डाउट या कोई भी तरह के शंका को छोड़ के हमें ओपन माइंडेडनेस से सभी को जोड़ना भी है और सभी से जुड़ना भी है। होल हार्टेडनेस, यानी कि हमारे अंदर होल हार्टेडनेस से हमें सभी से मिलना है। हमारा जो भी वर्क करना है, कृति करना है, वो भी हमें पूरे मन से करना है। कोई भी कार्य आधे मन से नहीं करना है, वो पूरे मन से और पूरी कृतिशीलता और पूरे इंटरेस्ट से जब हम हमारा इसमें इनपुट देंगे तभी हम वो बेटर आउटकम हमें मिल पाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फेस कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि जो परिणाम है उसका सामना करने की या स्वीकार करने की हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें लेनी चाहिए कि चाहे हम कोई भी एक्शन करेंगे तो वो एक्शन का कुछ भी रिजल्ट आए, अच्छा आए, बुरा या आए, या जो हमारा जो हमने डिसाइड किया था वो आउटकम अगर ना मिले तो भी हमारे अंदर वो जवाबदेही होनी चाहिए। हम वो जवाबदारी जो भी हमारी है, रिजल्ट जो भी हमें मिले उसको स्वीकार करने की और स्वीकार करके डेवलप करने की हमारे अंदर एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जो भी कॉन्सिक्वेंस आए उसको हम फेस कर पाए। साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड, यानी कि रेशनैलिटी, जो हमारे अंदर एक साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड होना चाहिए कि हमें कोई भी हमारे पास बात आती है, कोई भी हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है तो उसको हमें एक साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड के माध्यम से हमारी जो रेशनैलिटी है, जो तार्किकता है, उसके माध्यम से उसके ऊपर वो खरा उतरता है कि नहीं उसको हमें जानना है, समझना है और एक्सप्लोर करके अपना जो साइंटिफिक जो रिसर्च एटीट्यूड है उसके माध्यम से जब वो हमारे लिए खरा उतरता है हमारे तार्किकता के ऊपर, तो फिर हमें उसको मानना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। थिंकिंग पीपल्स सोसाइटी, यानी कि एक सोच विचार करने वाले जो लोग हैं और उसके साथ हमें एक सोसाइटी का भी निर्माण करना होगा कि जो सोच विचार करने वाली बन पाए। जैसे कि हमने आगे डिस्कस किया कि मनुस्मृति एक कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था मेजोरिटी थिंकिंग पीपल को मेजोरिटी अनथिंकिंग पीपल में कन्वर्ट करने का। और जब हम इस विचारधारा से जुड़े हैं, जब हम अम्बेडकराइट विचारधारा से जुड़े हैं, तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जो मेजोरिटी अनथिंकिंग पीपल है उसको मेजोरिटी थिंकिंग पीपल में कन्वर्ट करके हम एक डिग्निफाइड सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि विदाउट थिंकिंग कोई भी सोसाइटी अपना प्रॉब्लम, अपना कोई भी इश्यू हो या अपना खुद का डेवलपमेंट भी करना हो तो वो विदाउट थिंकिंग नहीं कर सकता। और हम माइंड गुरु एडवर्ड डी बोनो का मैसेज भी आज फिर से हम उसको रिपीट करेंगे कि उन्होंने अपने मैसेज में कहा कि इंडिया अपनी जो इंटेलिजेंस है वो उसको वाइजली यूज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है और ये यूथ इंटेलिजेंट है लेकिन क्योंकि उसके पास वो थिंकिंग स्किल नहीं है तो वो यूटिलाइज नहीं कर पाता, क्रिएटिव उसका माइंडसेट नहीं हो पाता, वो इसको इनोवेशन कुछ नया नहीं कर पाता। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि जो इंडिया में लेस प्रिविलेज्ड क्लास है अगर उसको थिंकिंग सिखाया जाए तो वो एक ह्यूज जंप ले सकता है। यानी कि जो उनकी परिस्थिति है
हर एक तरह से इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल जो भी उनकी कंडीशन है वो एक बेटर कंडीशन में और बड़े तौर पर एक ह्यूज जो जंप लेके बड़े तौर पर अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो एक थिंकिंग पीपल और थिंकिंग सोसाइटी का हमें निर्माण करना होगा। पॉसिबिलिटीज एंड क्रिएटिविटी, यानी कि पॉसिबिलिटीज जो नई नई है, जो संभावनाएं हैं, उसको क्रिएट करना होगा, डेवलप करना होगा। और क्रिएटिविटी, एक क्रिएटिव माइंडसेट के साथ हमारे जो भी वर्क है उसको हमें करना होगा। इंटरप्रिटेशन, यानी कि इंटरप्रिटेशन भी करना होगा, कोई भी चीज़ है, कोई भी कॉन्सेप्ट या हमारा कोई भी कार्य है। इंट्रोस्पेक्शन, परीक्षण करना होगा। कल हमने महान अशोका के जो शिलालेख देखे उसमें भी उन्होंने कहा कि रिगोरियस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि हमें आत्म परीक्षण, खुद का भी परीक्षण करना है और साथ ही हमारा जो कार्य है हम कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर भी हमें परीक्षण करना है कि तो इस तरह से हमें इंट्रोस्पेक्शन भी करना है, जो हर एक समय टाइम टू टाइम हमें ये इंट्रोस्पेक्शन करते रहना है और खुद को और इम्प्रूव करना है। रेट्रोस्पेक्शन, यानी कि जो हमारा पास्ट है, जो हिस्ट्री है, उसको हमें देखना है, रेट्रोस्पेक्शन करना है और उसको एनालाइज करके अपना डिसीजन लेना है। कोऑपरेशन, सहकारिता, सहकारिता, यानी कि हमारे जब हम एसोसिएट लाइफ की बात करते हैं, जब हम सोशल एंडोस्मोसिस की बात करते हैं, जब तक सहकारिता नहीं होगी तब तक वो नहीं हो पाएगा। और 21वीं सदी के दो मेजर टूल जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में, वो है थिंकिंग स्किल एंड कोऑपरेशन। और जब हम महान अशोका के शासन की बात करते हैं तो महान अशोका ने अपने शासन में एक तो थिंकिंग स्किल एज एजुकेशन फैकल्टी में इसको इम्प्लीमेंट किया था, जिससे सभी व्यक्ति को ये थिंकिंग स्किल मिल सकती थी। और दूसरा, वो अपने समाज में नैतिक मूल्यों के माध्यम से अपनी वेलफेयर जो नीतियां है, जो पॉलिसी है, उनके माध्यम से वो लोगों में भाईचारा निर्माण कर पाए थे। जो कोऑपरेशन की वैल्यूज है उसको भी इनकलकेट कर पाए थे। जो इसीलिए आज भी जो कास्ट के माध्यम से हमको अलग अलग ग्रुप में अलग किया गया है, अगर हमारे बीच कोऑपरेशन डेवलप हो पाए, अगर वो फ्रेटर्निटी की भावना हमारे अंदर डेवलप हो पाए, तो हम इन ग्रुप्स में बाहर निकलकर एक एसोसिएट लाइफ बना सकते हैं। और जिसमें हम जैसे ही कोऑपरेशन हमारे बीच बढ़ेगा वैसे वैसे क्योंकि कास्ट का जब इफेक्ट होता है तो कोऑपरेशन घटता है, लेकिन जैसे जैसे कोऑपरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे कास्ट का इफेक्ट कम होगा और हम कास्ट को डिकास्ट की प्रोसेस की तरफ लेके जा सकते हैं बाय आवर कोऑपरेशन। ट्रांसमिशन बाय कम्युनिकेशन ऑफ हैबिट ऑफ डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग, यानी कि ट्रांसमिट करना है जो कम्युनिकेशन के माध्यम से जो हैबिट्स हमारी है डूइंग, यानी कि कोई कार्य करने की, थिंकिंग की या जो फीलिंग की, ये सभी हमें कम्युनिकेशन के माध्यम से दूसरे लोगों तक, दूसरे ग्रुप तक, व्यक्ति तक, इंडिविजुअल तक हमें कम्युनिकेट करना है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग, जब हम बात करते हैं एसोसिएट लाइफ की या सहकारिता की, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल है कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कोऑपरेशन के माध्यम से हमारे अंदर ट्रस्ट तो खड़ा होता ही है, लेकिन ट्रस्ट के साथ कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। और ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग ही हमें एक सही डायरेक्शन में अपना जो कार्य है, एक्शन है, उसको करने में यूजफुल रहेगा। चाहे हम आइडियोलॉजी की भी बात करें, चाहे हम नेशनल कोऑपरेटिंग इंटेलिजेंस क्लास की भी बात करें, तो ये क्लास तभी तैयार हो पाएगा जब इस क्लास में जो भी लोग जुड़े हैं वो उनके बीच ट्रस्ट खड़ा हो, उनके बीच वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो। और वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से ही हम हमारा लक्ष्य है वो एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में, एक सही तरीके से हम उस डायरेक्शन में अपना एक्शन ले सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लाइक माइंडेडनेस एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग, लाइक माइंडेडनेस यानी कि हम सभी का जो थिंकिंग है या जो वर्क डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग है, जो हमारा कार्य है वो हम जब हम करते हैं, साथ में मिलते हैं, तो वो लाइक माइंडेड होना चाहिए। हम सभी उस चीज़ों से, उस एक्शन से, उस डिसीजन से
अवेयर होने चाहिए, हमारे लिए वो डिसीजन एक्सेप्टेंस होने चाहिए, और विथ रेशनैलिटी। ऐसा नहीं कि ये डिसीजन लिया गया तो हमने माना, लेकिन हम वो अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच डेवलप होनी चाहिए, वो लाइक माइंडेड डेवलप होनी चाहिए कि जो हमारे द्वारा लिए गए डिसीजंस को समझ पाए और उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। फोरसाइट यानी कि जो दूरदृष्टि है या जो विजन है, जिसमें फॉरवर्ड लुकिंग विजन भी है, और विजडम यानी कि वाइड रेंज कैमरा लेंस। ये सब जब हम देखते हैं तो एजुकेशन के जो 3 एम की बात करते हैं, ये एजुकेशन के एम क्या होने चाहिए कि वो स्टूडेंट्स में समाज के प्रति संवेदनशीलता एंड जवाबदेही का निर्माण कर पाए, स्टूडेंट में एक उनकी जो कोई भी स्किल है उसको प्रॉपरली डेवलप कर पाए, उसको स्किल में एफिशिएंट बना पाए, और जो उनका अनुभव है, उनको एजुकेशन के माध्यम से जो अनुभव दिए जाता है वो अगर समृद्ध अनुभवों का निर्माण एजुकेशन सिस्टम के द्वारा किया जाए, उनमें सोशल कंटेंट भी हो, सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो, और ये जो 3 एम है वो अगर ये 3 एम फुलफिल हो एजुकेशन के, तो वो स्टूडेंट में विजन आता है, वो स्टूडेंट में फोरसाइट एंड फॉरवर्ड लुकिंग विजन डेवलप होता है, जिससे जो एजुकेशन का फोर्थ स्टेप है क्रिएटिव, वहां तक पहुंच सकता है, और इंडिविजुअल एफिशिएंसी के साथ सोशल एफिशिएंसी डेवलप कर सकता है, जो हमें डिग्निफाइड लाइफ तक लेके जाता है। मोरालिटी यानी कि नैतिकता, नैतिकता सबसे बड़ी चीज़ है। चाहे हमारे जब हम महापुरुषों की बात करते हैं, जब हम महान अशोका की बात करते हैं, तो उन लोगों के जीवन में सबसे बड़ा मूल्य था नैतिकता का। वो अपनी नैतिक मूल्यों को खुद फॉलो करते थे, और उसके बाद अपनी प्रजा को या समाज को इसके बारे में वो उपदेश देते थे, मैसेज देते थे, और साथ ही वो जो बोलते थे, जैसा बोलते थे वैसा वो जीते थे। वो एक नैतिकता है उनकी, समाज के प्रति निष्ठा, समाज के प्रति प्रामाणिकता, और समाज के प्रति जो निस्वार्थता की भावना है, वो नैतिकता के द्वारा हम उसको नैतिकता है जो एक डिग्निफाइड सोसाइटी तक हमें लेके जा सकता है। तो ये भी हमारे बीच इनकलकेट होना चाहिए, और नैतिकता के द्वारा जब हम हमारा कार्य करते हैं, रेशनैलिटी और नैतिकता के साथ जब हम हमारा कोई भी कार्य करते हैं, तो वो सक्सेसफुली होता है, और लोगों पर भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है। विजडम वाइड रेंज कैमरा लेंस यानी कि विजडम होना चाहिए, सिर्फ हम जो हमारे सामने या जो हमें बताया गया उतना ही नहीं देखना, नहीं समझना, लेकिन हमारे जो सोचने के एंगल से 360 डिग्री हमारा जो सोचने का एंगल है वो हमें बढ़ाना है। हर एक पॉइंट को, हर एक बात को हमें रेशनैलिटी के साथ देखना और समझना है, और ये तभी हम समझ पाएंगे जब हमारे पास विजडम होगा। जब हम वाइड रेंज जो कैमरा लेंस की बात करते हैं कि जो एकदम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के साथ, और हम सभी एंगल से 360 एंगल से सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, तो हम एक विजडम भी उस हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये है डिग्निफाइड सोसाइटी के लिए ज़रूरी। और उसके साथ जो हमने आगे डिस्कस किया महिलाएं, क्योंकि जब हम डिग्निफाइड सोसाइटी की बात करते हैं तो स्लेवरी कल्चर के तो हम विक्टिम्स है ही। जब बहुजन समाज के महिलाएं हैं वो स्लेवरी कल्चर के विक्टिम तो है ही, लेकिन पूरे जब हम देश की बात करते हैं पूरे तो हम भारत देश में जो महिलाएं है वो पुरुष प्रधान समाज की जो मानसिकता है उससे उसके भी विक्टिम्स है। और इसका एक कारण ये है कि हम वो डिफेक्टो कस्टोडियन ऑफ ट्रेडिशंस है। हम आज भी उस मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं हो पाए, और बल्कि उसके कस्टोडियन बने हुए हैं। तो इस कस्टोडियन से हमें मुक्त होना है, उसको हमें उस माइंडसेट से एस्केप करना है, और अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निफाइड लाइफ का निर्माण करना है। हमें हमारे अधिकारों को जानना है, हमारी जिम्मेदारियों को जानना है, और हमें उन हर एक तरह के शोषण से, आज जो हम भारत देश में महिलाओं की स्थिति देखते हैं वो बहुत ही चिंताजनक परिस्थिति पे है। और जब तक अगर आज महिलाएं हम नहीं तो कौन, और अब हम नहीं तो कौन और अब नहीं तो कब, अगर आज बहुजन समाज की महिलाएं नहीं जागेगी तो हमारे साथ और हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ ये शोषण अविरत कंटिन्यूअस चला रहेगा, और बहुजन समाज को एक बहुत ही गहरी ऐसी
खाई में धकेल देगा जहाँ पे ह्यूमैनिटी का कोई नाम ही नहीं होगा। तो हमें अवेयर होना है और कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी तो इस शोषण से मुक्त हो, उसका विक्टिमाइजेशन ना हो और वो इस डेमोक्रेसी को, अपने जो राइट्स है उसको चेरिश कर पाए। तो हम सभी को लड़ना होगा, बाहर निकलना होगा और अपना टाइम भी निकालना होगा। हमारा जो टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर है, ये तीनों हमें मूवमेंट को भी देने होंगे। सिर्फ वो परिवार के जो माइंडसेट है या अपना कंफर्ट जोन है, हम देखते हैं कि हमारे बहुजन समाज के बहुत सारी महिलाएं इंडिपेंडेंट है, इकोनॉमिकली भी इंडिपेंडेंट है, उनके पास जो जिम्मेदारियां है, पारिवारिक जिम्मेदारियां है, उससे भी वो समय निकाल सकते हैं, लेकिन वो अवेकन नहीं है, वो ट्रेडिशन के कस्टोडियन है। इसीलिए वो इस गंभीरता को नहीं समझ पाते, वो समाज के प्रति उनकी जवाबदेही और संवेदनशीलता हम नहीं देख पाते। तो ये भी हमें उनमें डेवलप करना होगा। और जो हमारा पीबीएसपी का जो गाइडलाइन है, वुमेन एंड मेन मस्ट बी द डी फैक्टो को कस्टोडियन ऑफ आम्बेडकर ट्रेडिशन एंड कल्चर एज वेल एज क्रिएटिंग एंड रिकंस्ट्रक्चरिंग thereof। यानी कि जो वुमेन एंड मेन है वो डिफेक्टो को कस्टोडियन होने चाहिए, यानी कि वास्तविक संरक्षक होने चाहिए अम्बेडकराइट ट्रेडिशन के, जो कि हम जैसे आगे जो हमने डिग्निफाइड सोसाइटी के लिए जो देखा कि ओपन माइंडेड होने चाहिए, वोलाटेडनेस होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, निस्वार्थ होने चाहिए, डिसइंटरेस्टेड होने चाहिए। और जब हम मोरालिटी होनी चाहिए, रेशनैलिटी होनी चाहिए। जब हम मोरालिटी और रेशनैलिटी को अपने जीवन में लाएंगे, जब हम थिंकिंग स्किल लाएंगे, जब हम कोऑपरेशन के माध्यम से एक एसोसिएट लाइफ का निर्माण कर पाएंगे, तब सही में जब हमारी आम्बेडकरी फुले, शाहू फुले और आम्बेडकरी विचारधारा है, उसके हम कस्टोडियन बन पाएंगे। और वुमेन एंड मेन को कस्टोडियन होने चाहिए। जो महिलाओं की लड़ाई है वो पुरुषों से आगे जाने की या कोई भी आगे जाने की लड़ाई नहीं, लेकिन पुरुषों और महिला में एक समानता का निर्माण करने की, एक मानवता का निर्माण करने की, और दोनों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट से जो जीवन का निर्माण जीने का जो जीवन का निर्माण करने की एक प्रोसेस है। तो इसीलिए हमें इस आइडियोलॉजी के माध्यम से एक हमें वो डिफेक्टो कस्टोडियन ऑफ आम्बेडकराइट ट्रेडिशन एंड कल्चर, हमें आम्बेडकराइट ट्रेडिशन एंड कल्चर का कस्टोडियन बनना है, को कस्टोडियन बनना है, वुमेन एंड मेन दोनों को, और इस मूवमेंट को सक्सेसफुली आगे लेके जाना है। और जब आज हम महिलाओं, चाहे वो मजदूर वर्ग के हो, चाहे सेलिब्रिटीज हो, कोई भी महिला है, उनके कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन होता है। चाहे अगर हम छोटा सा एग्जांपल ले कि महिलाएं जो लेबर वर्क करते हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं, उनको पुरुष से कम उनको जो भी वेतन दिया जाता है कम दिया जाता है। या फिर जब हम एक सेलिब्रिटी की बात करें, जो वेल एजुकेटेड है, या हम जिसको वेल रिस्पेक्टेड एंड वेल अवेयर पर्सनालिटी मान सकते हैं, वो भी, उनको भी जब वो सेलिब्रिटीज है, उनका वो कार्य कोई भी अपना प्रोफेशन के हिसाब से करते हैं, तो उनको भी वेतन पुरुष से कम दिया जाता है। तो ये लड़ाई सिर्फ एक मजदूर वर्ग या सिर्फ दबे कुचले वर्ग की नहीं है, लेकिन जब महिलाओं की परिस्थिति की बात करते हैं तो हर एक तौर पर महिलाओं से डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ये हमारे लिए जो हम बात करते हैं कि हमें 15 अगस्त को थिंक डे मनाना है, कि वाई वी आर डिपेंडेंट एंड फियर्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो हमें ये भी डिस्कस करना है कि वाई, क्यों आज इंडिपेंडेंट इंडिया में महिलाएं डिपेंडेंट एंड फियर्ड है, क्यों हमें वो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय के जो मूल्य है, जो अधिकार है, वो हमें नहीं मिलते, क्यों आज भी महिलाओं का शोषण होता है हर एक तरह से और बहुत ही क्रुअलिटी के साथ। तो ये क्यों होता है, क्यों महिलाएं आज भी फियर्ड है, क्यों महिलाएं आज भी बाहर निकलने से पहले, कुछ भी कार्य करने से पहले उनको सोचना पड़ता है, और सोच विचार करके, बहुत ही हिम्मत करके फिर उनको बाहर निकलना पड़ता है। तो क्यों महिलाएं आज भी फियर्ड है, क्योंकि सबसे अगर हम श्रेष्ठ, हमारे पास जो शासन व्यवस्था है या जो भारतीय बंधारण की अगर हम बात करें, तो हमारे पास एक ऐसा भारतीय बंधारण है जिसमें महिलाओं को इक्वल राइट दिए गए हैं। दूसरे देशों में भी शायद बाद में आए, लेकिन भारत देश में जो इक्वालिटी है वो भारतीय बंधारण के माध्यम से इतने सालों से आ गई है। फिर भी
हम उन अधिकारों को जी नहीं पा रहे हैं, उन अधिकारों को भोग नहीं पा रहे हैं, तो क्यों हम आज भी डिपेंडेंट एंड फियर्ड है। और इसका एक रीज़न ये भी है कि हम खुद भी उन अधिकारों के बारे में ना अवेयर है, ना हम अवेयर होना चाहते हैं, ना हम अवेकन सिटीजन हैं कि हमारे भारत देश के नागरिक होते हुए हमारे क्या अधिकार है, उससे भी हम अवेयर नहीं होना चाहते। कई बार पुरुष वर्ग है वो बेनिफिशियरी क्लास है, हमें उनसे अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि वो लोग हमें डेवलप करें, हमारा सहकार दे। यस, जो लोग इंटेलेक्चुअल है, जो बुद्धिजीवी है, जो विचारशील है, वो हमें सहकार देंगे ही। और जब हम आज देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पुरुष वर्ग में भी इंडिविजुअल पर्सनालिटी या ऐसे संस्थाएं जो महिलाओं को एनकरेज करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और अपना सहकार भी देते हैं, और इवन आगे लेके आते हैं कि आप अपना स्टैंड लीजिए, आप अपनी बात रखिए। लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि महिलाएं खुद अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि अगर हमने अच्छे कपड़े पहन लिए, हम बाहर घूम फिर सकते हैं, हम अच्छे गाड़ियों में घूम फिर सकते हैं, तो हमारे पास आज़ादी है, हमारे पास डिग्निफाइड लाइफ है। लेकिन हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए कि क्या आज भी हम हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट से अपना जीवन जी सकते हैं? क्या आज भी हमें वो डिग्निफाइड लाइफ मिली है जो हमें भारतीय संविधान ने दी है, या जो हमें एज ए ह्यूमन वो डिग्निफाइड लाइफ मिलनी चाहिए, वो सम्मान मिलना चाहिए, जो समानता मिलनी चाहिए, तो क्या हमें वो मिली है? अगर नहीं तो हमें अपना वो पानी होगी, उसके लिए हमें एक्टिव होना होगा। और जब तक हम एक्टिव नहीं होंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को ये अधिकार नहीं मिल सकेंगे। तो वुमन एंड मैन मस्ट बी द डी फैक्टो को कस्टोडियन ऑफ अम्बेडकर ट्रेडिशन एंड कल्चर। जब हम उसके अम्बेडकराई ट्रेडिशन एंड कल्चर के को कस्टोडियन बनेंगे, तब हम समतामूलक समाज का निर्माण कर पाएंगे, और तब हम वो देख पाएंगे कि हम इक्वालिटी की तरफ जा रहे हैं, हम एसोसिएट लाइफ की तरफ जा रहे हैं, और हम डिग्निफाइड लाइफ की तरफ जा रहे हैं जब हम इसके को कस्टोडियन बनेंगे। Women's Ambedkarite movement must be regarded and encouraged as the mainstream organization and program of the social transformation movement with full earnestness। यानी कि पीबीएसपी का ये गोल एम है कि जो महिलाएं का जो अम्बेडकराइट मूवमेंट में महिलाओं को रिगार्ड किया जाए, उनको एनकरेज करना किया जाए, और महिलाओं का पार्टिसिपेशन एंड सहकारिता यानी कि भागीदारी एंड सहभागिता एंड सहकारिता दोनों महिलाओं को मिलना चाहिए। और मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन जब पीबीएसपी है तो उसमें महिलाओं का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए, और हम सभी को इसके लिए प्रयास करने होंगे। और जैसे हमने कल डिस्कस किया कि कल्याण का कार्य दुष्कर है, और ये जब हम ये कठिन कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें कठोर वो पराक्रम करना होगा, प्रयत्नों की पराकाष्ठा तक जाके वो प्रयास करने होंगे, तब हम महिलाओं को वो डिग्निफाइड लाइफ दे पाएंगे, उनको उनकी सहकारिता और सहभागिता को बढ़ा पाएंगे, और बहुजन समाज को भी आगे लेके जाएंगे। और जब इस देश में बहुजन समाज की महिलाएं क्रांति करेंगी, तो साथ साथ इस देश की हर एक महिला ये क्रांति का हिस्सा रहेगी। हर एक महिला को वो समता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता के वैल्यूज मिलेंगे, वो राइट्स मिलेंगे, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देगा। और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, वो लीडरशिप ले रहे हैं, वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो हमें भी अपना इनपुट देना चाहिए। हमारी सहकारिता और सहभागिता जरूरी है कि हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट, समाज परिवर्तन सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि बहुजन समाज मुक्त हो जाएगा, लेकिन ये तब होगा कि जब इस देश की महिलाएं भी मुक्त होगी, जब इस बहुजन समाज की महिलाएं भी उस स्लेवरी कल्चर से मुक्त होगी, और तब हम इस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को सही दिशा में ले जाएंगे, और हम सही तरीके से हम डिग्निफाइड लाइफ तक पहुंच पाएंगे। इंटेलिजेंस जो हमारा कम्युनिटी है उससे इंटेलिजेंस क्लास तक जाना है, तो कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हम एक बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण कर सकते हैं, और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसका क्या कार्य होना चाहिए। तो हमें आज जो हमारी परिस्थिति है, तो हम क्यों इस परिस्थिति में हैं,
पहले तो हमारे पास अधिकार नहीं थे, बहुत सारे हमारे ऊपर जो राजा का शासन था, लेकिन आज तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि इस देश के लोग शोर से इस भारतीय बंधारण के, इस भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हमें हर एक तरह के वो अधिकार मिले हैं, वो ड्यूटीज, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें दी गई है, वो वेलफेयर स्टेट के निर्माण के लिए जो भी प्रिंसिपल्स है वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिए गए हैं। फिर भी क्यों हम इसके विक्टिम बने हुए हैं, क्यों हम कास्ट सिस्टम के विक्टिम बने हुए हैं? तो इसके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि हम हमारे महापुरुषों को समझ नहीं पाए हैं। हमने सिर्फ उनके फैक्ट के बारे में जाना है, उनके जीवन के बारे में जाना है, लेकिन उनकी जो फिलोसॉफी है, उन्होंने जो हमें आदर्श दिए हैं, उन्होंने जो हमें गाइडेंस दिया है, वो हम नहीं समझ पाए। एक्सप्लोरिंग ऑफ अनएक्सप्लोर्ड, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। और जब हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को और एक्सप्लोर करेंगे, जो हमारे पास आज भी अनएक्सप्लोर्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो साहित्य है वो भी हम तक नहीं पहुंचने दिया है, तो उसके लिए भी जो हमारे पास है उससे भी हमें बहुत सारा मार्गदर्शन मिल सकता है एक डिग्निफाइड सोसाइटी का निर्माण करने के लिए। तो हमें अनएक्सप्लोर्ड जो आम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है, उसको एक्सप्लोर करना है। अनएक्सप्लोर्ड, एक्सप्लोरेशन ऑफ अनएक्सप्लोर्ड अशोका द ग्रेट। हमें जो महान अशोका है उनके समय का, जैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भी कहा कि जब मैं भूतकाल में देखता हूँ, पास्ट में देखता हूँ, तो सबसे समृद्धि और गौरवशाली इतिहास जो मैं देखता हूँ, शासन व्यवस्था देखता हूँ, तो वो महान अशोका का शासन है। तो ये हम तभी जान पाएंगे जब हम महान अशोका को एक्सप्लोर करेंगे, और हम जब उनकी शासन, वेलफेयर स्टेट की जो कल्याणकारी राज्य की जो नीतियाँ थी, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे हेल्थ सिस्टम हो, चाहे डेवलपमेंट के लिए कार्य हो, उनका क्रिएटिव जो एक्शन उन्होंने लिए, जो उनका विजिलेंस था, उनका आर्मी था, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ये सभी पॉइंट्स को हम जब समझेंगे, जो उनका फॉरेन पॉलिसी था, ये सभी हमें इफेक्ट करते हैं। तो ये सभी जब हम समझेंगे तब हम जान पाएंगे कि हमें डिग्निफाइड लाइफ क्या होता है, मानवता क्या होती है, और एक मानव मूल्यों के साथ हम समता मूलक समाज का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए हमें एक्सप्लोरेशन ऑफ अनएक्सप्लोर्ड अशोका द ग्रेट करना है। एक्सप्लोरेशन ऑफ अनएक्सप्लोर्ड क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, यानी कि हमें क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले को भी और एक्सप्लोर करना होगा। हम ज्यादातर उनके जीवन के प्रसंग सुनाते हैं कि उनके साथ ये व्यवहार हुआ, इस तरह से उनके साथ बिहेव किया गया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो हमें एजुकेशन फिलोसॉफी दी है, उन्होंने एज अ जो अध्यक्ष जो वो बने, तो एज अ अध्यक्ष भी उन्होंने अपने बहुत सारे भाषण दिए। उन भाषण के एक एक शब्द को हमें समझना होगा, एक्सप्लोर करना होगा। उन्होंने जो कविताएं लिखी उसको भी हमें समझना होगा, जो कहीं ना कहीं महिलाओं को मोटिवेट करते हैं, उनको अवेक करते हैं, अराइज करते हैं, एजुकेट करते हैं। तो हमें माँ क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले को भी एक्सप्लोर करना होगा, जो आज भी अनएक्सप्लोर है। इस आइडियोलॉजी को हमें मास तक लेके जाना है, क्लास से, जो इंटेलिजेंस क्लास है उसको क्लास से मास तक इस एक्सप्लोरेशन को करके लेके जाना है। इम्यूलेट द सोसाइटी फॉर रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि हमें समाज के रिकंस्ट्रक्शन के लिए इसको इम्यूलेट करना है इन सभी को, क्योंकि जो आगे हमने देखा वी कैन एंड वी डू, कैसे, तो अम्बेडकरिज्म को हमें इम्यूनाइज करना है, रिनोवेट करना है, रिवाइटलाइज करना है एंड रिजुवेनेट करना है। यानी अम्बेडकरिज्म को हमें युवावस्था में लाना है, इसको नवीनीकरण करना है, पुनर्जीवित करना है और इसको रक्षित करना है। और इसके लिए हम सभी को जो हमने ये 5 कॉन्सेप्ट्स, 5 सब्जेक्ट अलग अलग टॉपिक में जो हमने देखे समझे, उसके ऊपर और सोच विचार करना है और एक्सप्लोर करना है, और अम्बेडकरिज्म और साथ ही जो हमारे महापुरुष है उसको, उनकी आइडियोलॉजी को समझना है, और उससे हम फुले शाहू और अम्बेडकर विचारधारा को और एक्टिव कर पाएंगे और इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्राम पीबीएसपी है, तो वो कैसे, थिंकिंग स्किल, एजुकेशन एंड कोऑपरेशन। जब हम थिंकिंग स्किल का यूज करेंगे, थिंकिंग स्किल को लोगों तक पहुंचा पाएंगे, जब वो एजुकेशन जिसके बारे में हमने डिस्कस किया वो लोगों तक पहुंचा पाएंगे, जब हम सहकारिता समाज में डेवलप कर पाएंगे, तब हम एज अ मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन अपना कृति कर पाएंगे और
सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को स्ट्रेंथन कर पाएंगे और कम समय में हमें बेटर आउटकम मिलेगा जब हम एफिशिएंटली इंडिविजुअल एफिशिएंसी एंड सोशल एफिशिएंसी तक लेके जाके इसको एक्टिव करेंगे, जब हम विचारशील और प्रीतिशील होके समाज में परिवर्तन लाने के लिए अपने कार्य करेंगे। जो रामराज है वो हमें मनुवाद, कैपिटलिज्म एंड फ्यूडलिज्म देता है, लेकिन जब हम अशोक राज की बात करते हैं तो वो हमें लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी देता है। तो हमें अशोक राज का निर्माण करना है, जो महानायक कांचीराम साहब के वर्ड्स हैं, जो उन्होंने हमें मैसेज दिया है, जो आदर्श दिया है कि मेरे सपनों का भारत, महान अशोक का भारत। तो हमें उस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जिसमें है उस समाज का निर्माण करना है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन किया, तभी उन्होंने उस मनुस्मृति दहन के साथ उस भावना को नष्ट किया, उसको डिस्ट्रॉय किया और महान अशोक के शासन का निर्माण का हमें आदर्श दिया। और इसीलिए हम 25 दिसंबर को महान अशोका का बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं और 25 दिसंबर को महान अशोका को और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और मास तक लेके जाने की कोशिश करते हैं, जो कि महान अशोका की हम जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 25 दिसंबर को मनाते हैं, क्योंकि हम ये तब महान अशोका का एक बर्थ मानते हैं जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन किया। जब समाज परिवर्तन की दिशा में कूच होगा तब आंदोलन, संघर्ष, संगठन मजबूत होगा। यानी कि जब हम समाज परिवर्तन की दिशा में आगे कृतिशील होंगे, विचारशील होंगे और ऑनेस्टी, इंडिपेंडेंस एंड डिसइंटरेस्ट होंगे, तब हम समाज परिवर्तन को आगे लेके जाएंगे, इसमें आगे कूच होगा और तब आंदोलन, संघर्ष और संगठन मजबूत होगा। महान अशोक का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा। आवर टास्क इज अपील एंड स्किल्ड टास्क। हमारा जो टास्क है वो अपील है, टास्क है, एक स्किल्ड टास्क है जो हमें एफिशिएंटली करना है। और जब हम ये एफिशिएंटली करेंगे तो हम डिग्निफाइड सोसाइटी का निर्माण कर पाएंगे, हम समाज परिवर्तन आंदोलन को सही दिशा में, सही डायरेक्शन में लेके जा पाएंगे। द वेलफेयर स्टेट विल बी नॉट पॉसिबल विदाउट पीबीएसपी। जब हमें कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है, एक समतामूलक समाज का निर्माण करना है, तो ये पीबीएसपी के बिना पॉसिबल नहीं है। हमें पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को समझना होगा, जानना होगा और एक क्लास तैयार करके क्लास से मास तक लेके जाके इस आइडियोलॉजी को, फुले शाहू आम्बेडकर आइडियोलॉजी को रिजुविनेट करना है, रिनोवेट करना है, इम्यूनाइज करना है और उसको हमें और एक्सप्लोर करना है और समाज तक लेके जाके एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को पूरी मजबूती से हमें आगे पुश करना है। थैंक यू। जय भीम, जय भारत।